भारतीय संविधान का अनुच्छेद 372 मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करता है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो देश में पहले से चले आ रहे कानून अचानक से खत्म न हो जाएं। इसका मतलब है कि संविधान के लागू होने से पहले जो भी कानून लागू थे, वे तब तक लागू रहेंगे जब तक उन्हें बदला न जाए या खत्म न कर दिया जाए। इसे और आसान भाषा में समझते हैं, पुराने कानून बने रहेंगे। जब भारत का संविधान बना, तो ऐसा नहीं था कि सारे पुराने कानून अपने आप खत्म हो गए। अनुच्छेद 372 कहता है कि संविधान के लागू होने से पहले भारत में जो भी कानून लागू थे, वे वैसे ही चलते रहेंगे। अनुकूलन, एडेप्टेशन। हालांकि ये पुराने कानून नए संविधान के हिसाब से थोड़े बदले भी जा सकते हैं। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वे इन पुराने कानूनों में ऐसे बदलाव, संशोधन या निरसन कर सकें जो उन्हें संविधान के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए जरूरी हों। ये बदलाव आदेश के जरिए किए जाते थे। राष्ट्रपति की शक्ति की सीमा। राष्ट्रपति की यह शक्ति हमेशा के लिए नहीं थी। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति 3 साल तक ही ऐसे अनुकूलन या संशोधन कर सकते थे। संसद का अधिकार। अनुच्छेद 372 यह भी स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति द्वारा किए गए बदलावों के बाद भी संसद या कोई अन्य सक्षम विधानमंडल उन कानूनों को बदल सकता है या पूरी तरह से खत्म कर सकता है। संक्षेप में, अनुच्छेद 372 का मुख्य उद्देश्य एक कानूनी निरंतरता बनाए रखना था, ताकि संविधान लागू होने के बाद अचानक कोई कानूनी शून्य पैदा न हो जाए और पुराने कानून जब तक कि उन्हें नए संविधान के अनुरूप न बनाया जाए या बदला न जाए, तब तक प्रभावी रहें। भारत के संविधान का अनुच्छेद 372A आर्टिकल 372A एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जोड़ा गया था। इसे आसान हिंदी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। अनुच्छेद 396A क्या कहता है? यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वे संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के लागू होने से ठीक पहले भारत या उसके किसी हिस्से में लागू कानूनों को नए संविधान के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए उनमें बदलाव कर सकें। सरल शब्दों में इसका क्या मतलब है? जब भारत का संविधान बना और फिर बाद में 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जिससे कई राज्यों की सीमाएं बदलीं और कुछ नए राज्य बने, तो उस समय देश में कई पुराने कानून लागू थे। ये कानून ब्रिटिश शासन के दौरान या उससे पहले के थे। अनुच्छेद 393A कहता है कि 1. पुराने कानूनों में बदलाव की शक्ति। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वे नवंबर 1957 से पहले आदेश जारी करके उन पुराने कानूनों में बदलाव, संशोधन या निरसन कर सकें ताकि वे नए संविधान के अनुसार हो जाएं। यह बदलाव इसलिए जरूरी था ताकि नए संवैधानिक ढांचे के तहत पुराने कानून सही ढंग से काम कर सकें। 2. न्यायालयों में चुनौती नहीं। राष्ट्रपति द्वारा किए गए इन बदलावों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। 3. विधायिका की शक्ति बरकरार। हालांकि राष्ट्रपति बदलाव कर सकते थे, लेकिन यह प्रावधान किसी भी सक्षम विधानमंडल जैसे संसद या राज्य विधानसभा को उन कानूनों को बदलने या रद्द करने से नहीं रोकता था जो राष्ट्रपति द्वारा अनुकूलित या संशोधित किए गए थे। इसका मतलब है कि संसद या राज्य विधानसभाएं बाद में भी उन कानूनों में बदलाव कर सकती थीं। यह अनुच्छेद क्यों महत्वपूर्ण था? यह अनुच्छेद एक संक्रमणकालीन ट्रांजिशनल प्रावधान था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के संविधान के लागू होने और राज्यों के पुनर्गठन के बाद देश के कानून व्यवस्था में एकरूपता और सामंजस्य लाना था। पुराने कानूनों को नए संवैधानिक मूल्यों और संरचना के अनुरूप ढालना बहुत जरूरी था और अनुच्छेद 373A ने राष्ट्रपति को इस महत्वपूर्ण काम को करने की शक्ति दी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 373A एक अस्थायी प्रावधान था जो भारत के संविधान के शुरुआती दिनों में लागू हुआ था। इसे बहुत ही सरल हिंदी में ऐसे समझा जा सकता है। अनुच्छेद 373 क्या है? यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को कुछ खास मामलों में निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में आदेश जारी करने की शक्ति देता था। इसे और सरल भाषा में समझते हैं।
जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय संसद के पास निवारक निरोध से संबंधित कानून बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। निवारक निरोध का मतलब होता है किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए उसे पहले से ही हिरासत में ले लेना, बिना किसी मुकदमे के। यह सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति थी। तो अनुच्छेद 373 ने क्या किया? इस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि जब तक संसद अनुच्छेद 22, जो निवारक निरोध से संबंधित है, के तहत कानून नहीं बना लेती या संविधान के लागू होने के 1 साल के भीतर जो भी पहले हो, तब तक राष्ट्रपति निवारक निरोध से संबंधित कोई भी आवश्यक आदेश जारी कर सकते हैं। इसका मतलब यह था कि अनुच्छेद 22 के खंड 4 और 7 में जहां भी संसद शब्द का उल्लेख था, उसे अस्थायी रूप से राष्ट्रपति समझा जाएगा, यानी संसद द्वारा बनाए गए कानून की जगह राष्ट्रपति के आदेश को माना जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि शुरुआती दिनों में जब देश में कानून व्यवस्था स्थापित हो रही थी, तब भी सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार के पास पर्याप्त अधिकार हों। यह एक तरह का अस्थायी पुल था, जब तक कि संसद इस विषय पर अपना स्थायी कानून नहीं बना लेती। क्या यह अभी भी लागू है? नहीं। अनुच्छेद 373 एक अस्थायी प्रावधान था। जैसे ही संसद ने निवारक निरोध से संबंधित कानून, जैसे कि निवारक निरोध अधिनियम 1950 बनाए या संविधान लागू होने के 1 साल का समय पूरा हो गया, यह अनुच्छेद अपनी प्रासंगिकता खो बैठा। इसलिए यह अब प्रभावी नहीं है। संक्षेप में, अनुच्छेद 373 ने भारत के राष्ट्रपति को संविधान के शुरुआती दिनों में जब तक संसद निवारक निरोध पर कानून नहीं बना लेती, तब तक इस संबंध में आदेश जारी करने की अस्थायी शक्ति दी थी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 374 उन प्रावधानों से संबंधित है जो संविधान के लागू होने से पहले की कुछ न्यायिक व्यवस्थाओं को नई व्यवस्था में सुचारू रूप से बदलने में मदद करते थे। इसे सरल हिंदी में समझने के लिए इसके मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। अनुच्छेद 374 संक्षेप में, यह अनुच्छेद मुख्य रूप से भारत के संविधान के लागू होने के समय की कुछ महत्वपूर्ण कानूनी स्थितियों को नियंत्रित करता था, खासकर फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय और प्रिवी काउंसिल से जुड़े मामलों को। मुख्य बातें: संघीय न्यायालय के न्यायाधीश। संविधान के लागू होने से ठीक पहले जो लोग संघीय न्यायालय के न्यायाधीश थे, वे स्वतः ही सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन गए, बशर्ते उन्होंने कोई और विकल्प न चुना हो। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही वेतन, भत्ते और अन्य अधिकार मिलते थे। संघीय न्यायालय में लंबित मामले। संविधान के लागू होने के समय संघीय न्यायालय में चल रहे सभी मुकदमों, अपीलों और अन्य कार्यवाही, दीवानी या आपराधिक, को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय को इन मामलों को सुनने और उन पर निर्णय देने का अधिकार मिल गया। इसका मतलब था कि पुराने मामलों को नए न्यायालय में जारी रखा जा सकता था। प्रिवी काउंसिल का अधिकार समाप्त। संविधान के लागू होने के बाद उन राज्यों में प्रिवी काउंसिल के रूप में कार्य करने वाली किसी भी संस्था का अपील और याचिकाओं पर सुनवाई करने का अधिकार समाप्त हो गया, जो संविधान की पहली अनुसूची के भाग बी में उल्लिखित थे। इसका सीधा मतलब था कि ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल का भारत के न्यायिक मामलों पर अब कोई अधिकार नहीं रहा। आसान शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 374 एक प्रकार से पुरानी न्यायिक व्यवस्था से नई न्यायिक व्यवस्था यानी सर्वोच्च न्यायालय में आसानी से बदलाव लाने का एक पुल था। इसने सुनिश्चित किया कि 1. पुराने संघीय न्यायालय के अनुभवी न्यायाधीश नए सर्वोच्च न्यायालय में अपनी सेवाएं जारी रख सकें। 2. जो मामले पहले से चल रहे थे वे अटके नहीं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित होकर आगे बढ़ सकें। 3. भारत की न्यायपालिका पर ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाए और भारत अपने न्यायिक निर्णयों में पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाए। संक्षेप में, अनुच्छेद 374 ने भारत की न्यायिक स्वतंत्रता और निरंतरता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद
355 आर्टिकल 355 भारत के संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का काम जारी रखने के बारे में है। इसे सरल हिंदी में समझने के लिए इसका मतलब यह है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो देश में पहले से ही कई अदालतें, सरकारी अधिकारी और प्राधिकारी जैसे पुलिस प्रशासन के लोग काम कर रहे थे। अनुच्छेद 375 यह सुनिश्चित करता है कि वे सभी निकाय और व्यक्ति संविधान लागू होने के बाद भी अपना काम करते रहेंगे, लेकिन अब उन्हें भारत के नए संविधान के नियमों और प्रावधानों के अनुसार ही काम करना होगा। संक्षेप में, उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि संविधान लागू होने के बाद भी देश का कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे और कोई प्रशासनिक या कानूनी खालीपन न आए। किस पर लागू? भारत के पूरे क्षेत्र में सभी प्रकार की अदालतों, दीवानी, आपराधिक, राजस्व, सभी प्राधिकारियों और सभी अधिकारियों, न्यायिक, कार्यकारी और मंत्रालयिक पर। शर्त: उन्हें संविधान के प्रावधानों के अधीन रहकर ही काम करना होगा। यानी यदि संविधान किसी पुराने कानून या व्यवस्था के खिलाफ है, तो संविधान की बात ही मानी जाएगी। यह अनुच्छेद एक तरह से निरंतरता गुण बनाए रखने के लिए लाया गया था, ताकि नए संविधान के लागू होने से देश में अचानक कोई अव्यवस्था न फैले। यह एक महत्वपूर्ण संक्रमणकालीन प्रावधान था, जो औपनिवेशिक शासन से एक लोकतांत्रिक गणराज्य में भारत के सुचारू परिवर्तन में सहायक था। भारतीय संविधान का चाइल्ड अनुच्छेद 306 सीधे तौर पर चाव बलात्कार के अपराध के लिए दंड से संबंधित है। यह भारतीय दंड संहिता आईपीसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो यौन अपराधों से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। साधारण शब्दों में इसका मतलब है, मुख्य बात, जो कोई भी बलात्कार करता है, जैसा कि आईपीसी की धारा 375 में परिभाषित किया गया है, उसे कड़ी सजा मिलेगी। सजा: इस अपराध के लिए कम से कम 10 साल की कठोर कारावास की सजा होती है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अपराधी को जुर्माना भी भरना होगा। विशेष परिस्थितियां और कड़ी सजा: अनुच्छेद 376 में कुछ विशेष परिस्थितियां भी बताई गई हैं, जिनमें बलात्कार करने पर और भी कड़ी सजा दी जाती है। इनमें शामिल हैं: जब बलात्कार किसी पुलिस अधिकारी, लोक सेवक या सशस्त्र बल के सदस्य द्वारा किया जाता है, जब बलात्कार किसी अस्पताल, जेल, सुधार गृह या ऐसी किसी संस्था के प्रबंधन या कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, जब बलात्कार किसी रिश्तेदार, अभिभावक, शिक्षक या ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो पीड़िता पर विश्वास या अधिकार की स्थिति में है, जब बलात्कार सांप्रदायिक हिंसा के दौरान किया जाता है, जब बलात्कार किसी गर्भवती महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम महिला के साथ किया जाता है, जब बलात्कार 16 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ किया जाता है, इसके लिए बहुत कड़ी सजा, कम से कम 20 साल का कठोर कारावास या आजीवन कारावास होता है। जब बलात्कार एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह बनाकर किया जाता है, यानी गैंग रेप। संक्षेप में, अनुच्छेद 376 यह सुनिश्चित करता है कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिए गंभीर दंड का प्रावधान हो, खासकर उन मामलों में जहां अपराधी अपनी शक्ति या स्थिति का दुरुपयोग करते हैं या जहां पीड़िता कमजोर होती है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 377 नाम का कोई विशेष अनुच्छेद नहीं था, बल्कि यह भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 थी। ये एक ब्रिटिश कालीन कानून था जो भारत में 1860 में लागू किया गया था। सरल शब्दों में आईपीसी की धारा 377 क्या कहती थी? अप्राकृतिक यौन संबंध। यह धारा किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के साथ प्रकृति के आदेश के विरुद्ध किए गए यौन संबंध को अपराध मानती थी। इसमें समलैंगिक संबंध, पुरुष पुरुष या महिला महिला के बीच, और कुछ ऐसे विषमलिंगी संबंध भी शामिल थे जिन्हें अप्राकृतिक माना जाता था। सजा: इस अपराध के लिए आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता था। गैर जमानती और संज्ञेय: यह एक ऐसा अपराध था जिसमें तुरंत गिरफ्तारी हो सकती थी, वारंट की जरूरत नहीं, और इसमें जमानत मिलना मुश्किल होता था। मुख्य बातें और इसका प्रभाव: औपनिवेशिक विरासत:
यह कानून ब्रिटिश शासन द्वारा लागू किया गया था और इसका उद्देश्य ब्रिटिश नैतिक मूल्यों को भारत में लागू करना था। LGBTQ+ समुदाय पर प्रभाव। इस धारा का सबसे ज्यादा असर LGBTQ+ समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर और क्वीर समुदाय पर पड़ा। यह उन्हें आपराधिक बनाती थी, जिससे वे डर और भेदभाव में जीते थे। उन्हें पुलिस उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता था। ऐतिहासिक फैसला 2018। 6 सितंबर 2018 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि धारा 377 का जो हिस्सा दो वयस्कों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता है, वह असंवैधानिक है। अदालत ने इसे अतार्किक, अक्षम्य और मनमाना बताया। वर्तमान स्थिति। इस फैसले के बाद सहमति से वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंध भारत में अब अपराध नहीं है। हालांकि धारा 377 अभी भी गैर सहमति वाले यौन कृत्यों, नाबालिगों के साथ यौन संबंध और पशुता, बिस्टियलिटी पर लागू होती है। संक्षेप में, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 वह कानून थी जो भारत में समलैंगिक संबंधों को अपराध मानती थी, लेकिन 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद इसे आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया, जिससे सहमति से वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंध अब वैध हो गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोगों, पब्लिक सर्विस कमीशंस से संबंधित एक संक्रमणीय प्रावधान है। इसका मतलब है कि यह संविधान लागू होने के समय से पहले से चले आ रहे लोक सेवा आयोगों को नए संवैधानिक ढांचे में सुचारू रूप से शामिल करने के लिए बनाया गया था। सरल शब्दों में समझें, जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उससे पहले भी देश में तत्कालीन ब्रिटिश भारत के डोमिनियन और प्रांतों में लोक सेवा आयोग काम कर रहे थे, जो सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती करते थे। अनुच्छेद 368 यह सुनिश्चित करता है कि 1. निरंतरता बनी रहे। जो लोग पहले से इन आयोगों में सदस्य के तौर पर काम कर रहे थे, वे संविधान लागू होने के बाद भी अपने पदों पर बने रहेंगे, जब तक कि वे खुद कोई और विकल्प न चुनें। 2. नए ढांचे में शामिल हों। पहले के डोमिनियन के लोक सेवा आयोग के सदस्य अब संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सदस्य बन जाएंगे और प्रांतों के लोक सेवा आयोग के सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग SPSC के सदस्य बन जाएंगे। 3. नियमों का पालन। ये सदस्य नए संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही काम करेंगे, भले ही उनकी नियुक्ति पहले के नियमों के तहत हुई हो। मुख्य उद्देश्य। इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य यह था कि संविधान लागू होने के कारण सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में कोई रुकावट न आए और लोक सेवा आयोगों का काम बिना किसी बाधा के चलता रहे। यह पुराने और नए संवैधानिक ढांचे के बीच एक पुल का काम करता है, ताकि शासन व्यवस्था में स्थिरता बनी रहे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 378A एक विशेष प्रावधान है जो आंध्र प्रदेश राज्य की विधानसभा की अवधियन से संबंधित है। इसे आसान शब्दों में समझें तो जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ और आंध्र प्रदेश राज्य बना, तो उस समय उसकी विधानसभा राज्य विधानसभा के कार्यकाल को लेकर एक विशेष नियम बनाया गया। अनुच्छेद 378A कहता है कि अनुच्छेद 172 में कुछ भी लिखा हो, उसके बावजूद भले ही अनुच्छेद 172 कुछ और कहता हो, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धाराओं 28 और 29 के तहत गठित आंध्र प्रदेश राज्य की विधानसभा, जब तक उसे पहले ही भंग न किया जाए, उस तारीख से 5 साल तक बनी रहेगी जिसका उल्लेख उक्त धारा में किया गया है। सरल भाषा में इसका मतलब यह है कि आंध्र प्रदेश की पहली विधानसभा का कार्यकाल 5 साल तय किया गया था, भले ही संविधान के सामान्य नियम अनुच्छेद 172 विधानसभाओं की अवधि के बारे में कुछ और कहते हों। यह एक अस्थायी और विशेष प्रावधान था जो आंध्र प्रदेश के गठन के समय की विशेष परिस्थितियों के लिए बनाया गया था। यह अनुच्छेद अब उतना प्रासंगिक नहीं है क्योंकि यह उस समय की एक विशिष्ट स्थिति से संबंधित था जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था।